गांधी युग। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 ईस्वी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष 1915 में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी राम राज्य के लिए सत्य अहिंसा को मानते थे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को दिया गया। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व रूप है। गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन, दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ सत्य के प्राप्ति का रास्ता है। गांधी जी ने परिवार नियंत्रण के लिए आत्मनियंत्रण तरीका बताया। गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने गांधी जी को कहा, प्रथम वर्ष खुले कान पर बंद मुंह करके व्यतीत करें। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता था। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थापित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए गांधी जाने जाते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधीवादी विचारधारा से रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक के कथन व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी ने अपना पहला आंदोलन चलाया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी वहां गए। उन्होंने वहां 3 कठिया पद्धति के विरोध आंदोलन छेड़ा। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी आंदोलन से जुड़े थे। 3 कठिया पद्धति में उस क्षेत्र के प्रत्येक किसान में यह अपेक्षा की जाती थी कि वह 3/20 भूभाग पर नील की खेती करे। गांधी जी ने किसानों को अलाभकारी 3 कठिया पद्धति से उस क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन सफल रहा। इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन छेड़ा। यहाँ पर मिल मालिकों तथा मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छेड़ा था। प्लेग खत्म होने के पश्चात मालिक उसे समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने आंदोलन के बाद 35% बोनस मिल मजदूरों को देने का आदेश दिया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आंदोलन छेड़ा। वस्तुतः खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी, किंतु भू राजस्व में कमी नहीं की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल तथा गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद पाया कि किसानों की मांग जायज है और राजस्व संहिता के लगान माफ किए जाए। आंदोलन सफल रहा। रॉलेट एक्ट 1919 बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया गया। समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से रॉलेट एक्ट पास हुआ।
एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट की भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। कानून के विरोध में गांधी जी ने 9 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद बंबई में ले जाकर छोड़ दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पंजाब में लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोली कांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। सरकार के जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, तैयब जी और जयकर आदि थे। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था। 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा के साथ उचित व्यवहार न हो पाने के कारण वह तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी को सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। असहयोग की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के समय स्कूल, कॉलेजों, विदेशी कपड़ों, पदों इत्यादि का बहिष्कार शामिल था। आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलन की भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को जला दिया। हिंसा से आहत गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। स्वराज पार्टी का गठन 1923। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस गांधी जी ने के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेकर सभाओं में प्रवेश कर असहयोग की बात रखी। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू हुए। सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधानमंडलों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफी सफलता मिली। सेंट्रल असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा उत्तर प्रदेश में भी इनकी अच्छी सफलता मिली।
स्वराज्यवादियों की मांगों के परिणाम स्वरूप 1924 ईस्वी में सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी की नियुक्ति की। 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। 1925 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू स्क्रीन कमेटी के सदस्य बने, जो सेना के तीव्र भारतीकरण के लिए था। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल कमजोर पड़ गया। सीआर दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध था। गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट नवंबर 1924 ईस्वी में गांधी जी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया, जो गांधीदास पैक्ट कहलाया। इसमें कहा गया, असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि कांग्रेस नाम व अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करने का अधिकार दिया गया। गांधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे करघे को प्रचार करने का कार्य सौंपा गया। पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में की गई। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान था कि एक्ट पारित होने के 10 वर्ष बाद अधिनियम की व्यावहारिकता की जांच का प्रावधान था। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन का गठन हुआ। सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे, जिसके कारण कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बम्बई पहुंचा। उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में आयोग का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को पुलिस ने ऐसे पीटा कि कुछ दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत 100 पेटी की आखिरी कील साबित होगा। 1928 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। 1927-28 के बीच आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो समानतः सभी लोगों को मान्य हो। चुनौती स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया था। एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, कुरैशी आदि थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट कुछ सिफारिश है। भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हो। भारत में एक संघ होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया मात्र रहेगा। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर दी। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार करने के कारण जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला लीग ने प्रस्तुत किया। जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रतिशोध में जिन्ना ने अपनी 14 मांगों की सूची जारी की, जो इस प्रकार है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा। केंद्रीय प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन इत्यादि। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। सम्मेलन में 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया गया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय किया गया कि
26 जनवरी 1903 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व दिया गया। गांधी जी ने आंदोलन टालने के लिए यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 मांगे रखी। 11 मांगे न माने जाने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा के तहत सत्याग्रह को शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन के तहत नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोह का बहिष्कार, भू राजस्व लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र इत्यादि कार्यक्रम शामिल थे। गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। सविनय अवज्ञा के समय गांधी जी ने विदेशी पत्रकार वेब मिलर को आश्रम में ठहराया था। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के साथ चौकीदारी कर का विरोध किया। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। इसी समय उन्होंने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़ावली था। इसी समय मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा के समय गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नागा महिला गांडीनेल्यू ने भी अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। जवाहरलाल नेहरू ने गांडीनेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। सरकार ने दमन चक्र चलाते हुए जून 1930 को कांग्रेस और संबद्ध संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को गिरफ्तार करके गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा के समय ही बच्चों की वानर सेना तथा लड़कियों की माजेरी सेना का गठन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह एक ऐसी पहली वार्ता थी जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने की। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मंजीठिया आदि शामिल थे। जनवरी 1931 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की कार्रवाइयों को मान्यता देने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। इरविन 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया है। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च 1931 ईस्वी में दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ प्रावधान इस प्रकार है।
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने पर सहमति बनी। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। सरोजिनी नायडू ने इरविन गांधी को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा था। देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौते को 26 से 29 मार्च 1931 तक चलने वाले कराची कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदन कर दिया गया। जिस समय कराची अधिवेशन चल रहा था उसी समय भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। कराची कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान पर पराकाष्ठा पर पहुंच गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। अनु उदारवादी नेता सैमुअल हक को भारत मंत्री एवं लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया गया। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि थे। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर सम्मेलन में भाग लिया। इसी सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक का गांधी जी के बारे में कथन की अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक गांधी जी के बारे में कथन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद चोटी के नेता गांधी, नेहरू, खान, अब्दुल गफ्फार खां आदि को गिरफ्तार करके सरकार ने जेल में डाल दिया। सरकार ने आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। जिस समय आंदोलन चरम पर था उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट अर्धनिर्णय की घोषणा कर आंदोलन की दिशा बदल दी। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता 1932। 16 अगस्त 1932 में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा के विरोध में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5वें दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर में के बीच पुनः समझौता हुआ। पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के 148 सीटें आरक्षित की गई।
दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी ने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। दलित वर्गों के संघ की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 लंदन में 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंबेडकर ने भाग लिया था। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए निम्नलिखितों की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित की गई, जिसने 22 नवंबर 1934 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने उसे अपनी सहमति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1934 से पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 ईस्वी में चुनाव हुए अंग्रेजों की बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत पूर्ण बहुमत 175 में से 86 मिला। 1935 के चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वर्ष 1937 में बिहार, मद्रास, उड़ीसा में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और बंबई में बीजी खरे प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को सौंपा गया। कांग्रेस ने कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का सही क्रम: पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिंगटन ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध में शामिल होना घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की सहमति के बिना उन्हें युद्ध रद्द घोषित करने के कारण 22 अक्टूबर 1933 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने एक मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने को कहा। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29 से 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस्तीफे के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव: कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़, बिहार में आयोजित हुआ।
इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर लाल लिथिगो ने युद्ध के समय सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे जिसे सामान्यतः अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जिससे प्रस्ताव था, युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। भारत का शासन ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत के कई शक्तिशाली वर्ग कर रहे हों। अगस्त कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध से स्वयं को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः इसे प्रारंभ किया। इस आंदोलन में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। पाकिस्तान की मांग 1940। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। 23 मार्च 1940 ईस्वी के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खजी कुजमा ने उसका समर्थन किया। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1939 ईस्वी में रखा। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अक्षरी भाषण में हुई थी। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे। यह कथन मोहम्मद इकबाल का है। जिन्ना ने सरोजिनी नायडू को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन के ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। कोई भी प्रांत संघ से बाहर जाने का निर्णय ले सकता है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत के रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना की जाएगी। उसे डोमिनियन पद प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी के अनुसार क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस प्रस्ताव की असफलता और जापान आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे, युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में
अपने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो को पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन के शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद रास्ता गठन किया। आजाद दस्ता का गठन किया। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनिस्टिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अब्दुल कलाम ही आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। आंदोलन के समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन समांतर सरकारें स्थापित की गई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल में के मिदनापुर जिले में के तामलुक में जाति सरकार की स्थापित हुई। सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी समांतर सरकार स्थापित हुई। इसमें वाईवी चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे आधिकारिक रूप से कभी वापस नहीं लिया गया। सरकारी दमन चक्र के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने सरकार को चकमा देकर भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। गांधी जी की रिहाई से पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। रास बिहारी घोष ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी घोष ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून बनाया। सुभाष ने रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखा था। सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग रास बिहारी घोष ने दिया। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना
सुभाष चंद्र ने बनाई। सुभाष चंद्र को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र ने दिया था। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। राशिद अली द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। राशिद अली द्वारा सैनिकों को 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया था। 1945 में आजाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज खां पर मुकदमा चलाया गया। भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू बचाव पक्ष में शामिल थे। समूचे देश में प्रतिरोध के कारण वायसराय ने तीनों की फांसी माफ कर दी। सीआर फार्मूला 10 जुलाई 1944। राजगोपालाचारी, जो मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे व अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर, पश्चिम व पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। उपर्युक्त शर्तें तभी मानी जा सकती है जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रदान करे। जिन्ना के इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया। कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। वेबवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लाल नीतियों के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट वेबवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। 14 जून 1945 ईस्वी को वेबवेल योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिया जाएगा। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्य की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारी परिषद एक अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। कांग्रेस नेता रिहा किए जाएंगे तथा शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय स्वर्ण अपना संविधान बनाएंगे। भारत में ग्रेट ब्रिटेन हित के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक। 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। मुस्लिम लीग ने इस पर आपत्ति जताई कि मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति सिर्फ मुस्लिम लीग ही कर सकता है। इसी कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 ईस्वी। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। इसके एक माह पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ सत्ता में आई। नई सरकार ने पैथिंग लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया। इटली की सरकार ने 1945 में भारत के में चुनाव करवाया, जो 1936 ईस्वी में नहीं हुए थे। दिसंबर में घोषित परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भी कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। लीग ने समस्त मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी सम्मिलित थी, जबकि लीग को केवल 17 सीटें मिली। लीग को बंगाल व सिंध से बहुमत प्राप्त हो सका। शाही नौसेना का विद्रोह।
शाही नौसेना का 18 फरवरी 1946 ईस्वी से 23 फरवरी 1946 ईस्वी। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SSIM तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन आदि के कारण सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह ने बंबई से प्रारंभ होकर कराची, मद्रास और कलकत्ता को भी अपने चपेट में ले लिया। सरकार ने नाविक BC दत्त को जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह भी सैनिक विद्रोह के कारण बना। देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना के कहने पर 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। एटली ने एक शिष्टमंडल, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे, को भेजा, जो 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसने 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार: भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिससे ब्रिटिश, भारतीय और देसी राज्य सम्मिलित हो, जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपयुक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त संग्रह करने की शक्ति प्राप्त हो। नंबर 2, संघ के ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका एवं विधानमंडल हो। विधानमंडल में किसी गंभीर सांप्रदायिक मामले पर उठे प्रश्न पर निर्णय प्रत्येक दोनों बड़े समुदाय, हिंदू और मुसलमान, के उपस्थिति एवं मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ साथ उपस्थित एवं मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से हो। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। भारतीय राज्य संघ समर्पित विषयों के अतिरिक्त समस्त विषयों एवं शक्तियों को रखे रहेंगे। प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक समूह सामान्य रूप से लिए जाने वाले प्रांतीय विषयों को अवधारित करेंगे। संघ एवं समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके अधीन किसी प्रांत को उसकी विधानसभा के मतों की बहुसंख्यक द्वारा प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के पश्चात और तदुपरांत प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान के निबंधनों पर पुनर्विचार करने के लिए आहूत करने की अनुमति हो। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी पूरी तरीके से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली। 26 जून 1946 ईस्वी को लीग कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि सर्वसत्ता प्राप्त पाकिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में ब्रिटिश प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस द्वारा 205 पर जीत हासिल हुई, जिससे लीग के नेता बौखला गए। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे, जिसमें 6 कांग्रेस मनोनीत करेंगे तथा 5 मुस्लिम लीग तथा 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि का प्रावधान। लीग ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस का प्रावधान किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान कलकत्ता विध्वंस हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गया। हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए। नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। मौलाना आजाद के अनुसार 16 अगस्त भारत के इतिहास का काला दिन है। अंतरिम सरकार का गठन। 1 अगस्त 1946 ईस्वी को बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लीग शामिल नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार ने शपथ लिया। 16 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सदस्य में 5 लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी लीग ने बहिष्कार किया। बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लीग शामिल नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 ईस्वी अंतरिम सरकार ने शपथ लिया। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सदस्य में 5 लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका लीग ने बहिष्कार किया। बैठक में डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अंतरिम सरकार सदस्य जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के संबंधित मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। CH भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। अरुण आसफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। लीग के सदस्य लियाकत अली खां वित्त विभाग। योगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग। आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग। गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग। अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग। इटली घोषणा फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जून 1947 के पहले भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड वेबर ने अपने वायसराय पद के अंतिम दिनों में एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक भारत छोड़ने का पूर्ण रूप में सुझाव दिया था। माउंटबेटन योजना जून 1947। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका मात्र उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एट्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना 3 जून योजना की घोषणा की। माउंटबेटन प्रारूप। मुस्लिम बहुसंख्यक अलग अधिराज्य बनाना चाहते थे। बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं में 2 पृथक भागों में विभाजित होगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व असम का सिलहट जिला जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित होगा। सिंध व बलूचिस्तान के मामले में संबंध प्रांतीय विधानमंडल को सीधा निर्णय लेने था। पंजाब, बंगाल व असम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन करना था। रजवाड़ों को निर्णय लेना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। कांग्रेस महासमिति ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया। इन उपबंधों के द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन अधिनियम की मुख्य बातें। 14 से 15 अगस्त 1947 से भारत में पाकिस्तान और भारत नामक 2 डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। 15 अगस्त 1947 से भारत में पाकिस्तान और भारत नामक 2 डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। दोनों डोमिनियन प्रांतों का संचालन जहां तक संभव हो 1935 के अधिनियम के अनुसार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी डोमिनियन में वैध नहीं होगा। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना कराची पहुंचे। पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा 11 अगस्त को अपनी पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुना गया। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा को संबोधित करते हुए
अपने प्रभावशाली ऐतिहासिक भाषण नियति से साक्षात्कार दिया। एस सुब्बलक्ष्मी ने 14-15 अगस्त 1940 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा था जनगण मनगढ़ गाया। 14-15 अगस्त 1944 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता संविधान सभा ने ग्रहण की। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1946 मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी जी कभी सम्मिलित नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस समारोह गांधी जी कभी सम्मिलित नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन आर कोपलैंड का था। के एम मणिकर ने कहा, ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नेहरू ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास मूलतः 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1873 से 1873 के बीच पारित अधिनियम। गलत लिखा है। प्रथम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 तक पारित अधिनियम। दूसरा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित 1858 से 1947 के बीच का अधिनियम। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया। बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम और अध्यादेश जारी किए, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रण प्रदान करता रहा। इसी क्रम में सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे तथा अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट थे। रेगुलेटिंग एक्ट में एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए लाया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ईस्ट इंडिया एक्ट के विवाद को लेकर नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार गिर गई। कंपनी ने वाणिज्यिक संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया। अधिनियम के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दी गई। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल 3 सदस्यीय परिषद पर केंद्रित हो गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक विद्यमान रही। नियम के तहत इंग्लैंड में भारत सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम विशेषतः कार्नवालिस के लिए लाया गया था। इसके तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था, उसे लागू कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलता था, जो 1919 तक जारी रहा। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के एक्ट की महत्वपूर्ण घटना थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अधिनियम में चीन तथा चाय व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था। अधिनियम में 1 लाख प्रति वर्ष विद्वान व शिक्षा पर व्यय का प्रावधान किया गया।
1833 का चार्टर। यह वही समय था जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजर रहा था। इस समय एडम स्मिथ को लेसेज फेयर सिद्धांत के कारण व्यापारिक स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लॉन्च हुई थी। एक्ट के द्वारा कंपनी को 20 वर्ष का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अधिनियम के तहत कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में धर्म, मूल, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर नियुक्ति के आधार को समाप्त कर योग्यता के आधार पर मानदंड को अपनाने का प्रावधान किया गया। अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1853 का चार्टर एक्ट। एक्ट में कार्यपालिका व विधायी शक्ति को पृथक करने का प्रावधान किया गया। भारत में पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया, लेकिन विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। 1853 के अधिनियम में सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई। 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। अधिनियम में 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन कंपनी के अधिकार से बाहर कर दिया गया। शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। कि समस्त अधिकारों को भारत सचिव को सौंप दिया गया। भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की गई फौजी कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधि वेत्ता होगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी गई। कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसराय के अध्यक्ष देशों की क्रियाशीलता को केवल 6 माह के लिए निर्धारित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। परिषद में 5 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसको वायसराय मनोनीत करता था। 1909 का भारतीय परिषद एक्ट अथवा मार्ले मिंटो सुधार। अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और मार्ले भारत सचिव था। 1909 एक्ट द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। इसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्यों में 27 निर्वाचित तथा 5 वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश की काउंसिल की अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। छोटे प्रांतों के लिए संख्या 30 कर दी गई थी। 1909 के एक्ट में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू के समय इसकी घोषणा की गई। अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, जिसने भारत में तनावपूर्ण वातावरण में कुछ समय के लिए शांति बना दी। 1919 के अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची सब परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था तथा प्रांतीय सूची पर स्थानीय सरकार कानून बनाती थी। इस विधेयक के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित विषयों को विभाजित किया गया। 20 अगस्त 1941 ईस्वी को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। संघ में प्रशासन के विषय को 2 भागों हस्तांतरित व आरक्षित में विभाजित किया गया। प्रशासन के विषयों को 2 भागों हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया।
रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। बाकी सारे विषय हस्तांतरित रूप में आते थे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा की गई। अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाविष्ट किया गया। 1935 का एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम को स्वीकार किया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप 2 राष्ट्रों पाकिस्तान और भारत में विभाजित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में बॉय स्काउट, बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडन पावेल थे। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा वर्ष 1922 में भारत व इंग्लैंड दोनों जगह साथ में होने का निश्चय किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में संविधान निर्माण किया। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। संविधान बनाने हेतु संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। भारत शासन द्वारा 26 जनवरी 1950 से राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन आइवर जेनिंग्स का था। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था, यह कथन ऑस्टिन ने दिया था। अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग करने की सलाह महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय अधिनियम 1919 के तहत विधानसभा निर्वाचन 1926 और 1945 हुआ का निर्वाचन 1926 और 1945 में। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत भारत वर्मा से अलग हो गया। संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। 1813 एक्ट से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुंबई और थाने के मध्य 1853 ईस्वी में किया गया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से GK गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट करजन के कार्यकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लिट्टन ने अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया है। जोश भरी फॉरवर्ड नीति यानी अग्र नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना था, जिसमें अनेक समस्याएं थी। राष्ट्र का समेकन तथा भाषाई जनजाति समस्या का समाधान। स्वतंत्र एवं नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया का शुभारंभ। स्वतंत्र एवं मौलिक विदेश नीति का विकास। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत। जनवाद का आरोपण। प्रशासनिक व्यवस्था का आरोपण। विज्ञान एवं तकनीक का विकास। कल्याणकारी राज्य का आरंभ। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर प्रायः 140 राज्य थे, जहां नवाब तथा राजा शासन चलाते थे। 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि वह भारत को किसी भी रियासत को स्वतंत्रता की घोषणा करने तथा भारत के अवशिष्टांश से पृथक होकर रहने के अधिकार को कबूल नहीं कर सकते। 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की गई, जिसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर के राज्य भारत में सम्मिलित नहीं थे, बाकी सभी भारत के अभिन्न अंग बन गए। जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। नवाब ने सितंबर 1941 से पाकिस्तान विलय की घोषणा की। जनता के प्रतिरोध के बाद नवाब पाकिस्तान भाग गया। तत्पश्चात जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत विलय संबंधित पत्र भारत सरकार को लिखा। 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 20 जनवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ भारत संघ में शामिल हो गया। हैदराबाद को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत युद्ध द्वारा भारत संघ में मिला लिया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग ख में शामिल किया गया। कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाइयों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा कश्मीर भारत का अंग बन गया। तब पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर कर दिया। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, कारिकल, माही एवं यनम क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे। फ्रांस ने 1950 ईस्वी में चंद्रनगर भारत को दे दिया। शेष स्थान 1954 में भारत को सौंप दिया। स्वतंत्रता के समय गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली पुर्तगाल के अधिकार में थे। 1954 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने दादर एवं नागर हवेली पर अधिकार कर लिया तथा 1961 ईस्वी में इन क्षेत्रों को कानूनी तौर पर भारत में सम्मिलित कर लिया गया। भारत का संविधान। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनाव चुनने का प्रावधान था। इस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाते थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई। डॉक्टर सदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। विधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22,395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे।
संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के संविधान का स्रोत भारत की जनता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। लोकसभा का प्रथम निर्वाचन 1951-52 ईस्वी में हुआ था। 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश 1950 में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ। उत्तर प्रदेश में 1950 में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय यानी यूजीसी अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया। 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ब्रिटिशकालीन आयोग समितियां। चिंसन आयोग 1886 में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। बटलर समिति 1927 में देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। विटले आयोग 1928 श्रमिकों की स्थिति पर विचार। सप्रू समिति 1934 बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। स्ट्रेची आयोग 1878 अकाल की समस्या हेतु। इस्लिंगटन आयोग 1912 भारतीय सिविल सेवा में भारतीय भागीदारी बढ़ाने के लिए। आधुनिक भारत विविध। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुई थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। चरण पादुका नरसंहार भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडेन पावेल था। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं, यह कथन लॉर्ड एटली ने कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। जी मावलंकर ने विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। जी मावलंकर ने विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। भारत के संदर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो से संबद्ध माना जाता है। भारत के संदर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो से संबद्ध माना जाता है। उड़ीसा अकाल 1866-67 को 19वीं शताब्दी में पड़े। अकाल का प्रकोप समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। स्ट्रेची आयोग 1883 ने भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण किया था। 1883 ने भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। बिशप टूटू दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। बिशप टूटू दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। पुनर्जागरण संस्कृत के इटली में प्रारंभ होने के कारण विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी के तहत पारित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है।
क्लीमेंट एटली ने कहा था, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह कथन सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित 1971 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। पश्चिम बंगाल का राज्य सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से कार्ल मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में VP वाडिया को भेजा गया था। 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। यह सम्मेलन 1920 में बंबई में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों से हुआ था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। बंगाल के गवर्नर क्लाइव प्रथम शासक 1757 से 1760 तक। हालवेल स्थानापन्न था, मतलब ऐसे अस्थायी था 1760 ईस्वी। फिर वेंसीटार्ट 1760 से 1765। क्लाइव दूसरा उसका शासन आया, लौटा फिर भारत में 1765 से 67। वेरेल्स्ट 1767 से 1769। कार्टियर 1769 से 1772। फिर आए वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785। सर जॉन मैकफर्सन ऐसे ही थे अस्थायी तौर पर 1785 से 86 में। फिर आए अर्ल मार्क्विक्स यानी कार्नवालिस आए। अर्ल कार्नवालिस 1786 से 93 में रहे। फिर सर जॉन शोर आए 1793 से 98 तक रहे। सर ए क्लार्क आए ऐसे ही कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर 1798। फिर आए रिचर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे रिचर्ड वेलेजली। फिर आए मार्क्विक्स कार्नवालिस, दूसरा शासन कार्नवालिस का आया 1805 में, इसी में ख़त्म हो गए। सर जॉर्ज बारलो स्थानापन्न, कार्नवालिस का जो मकबरा है गाजीपुर में। सर जॉर्ज बारलो स्थानापन्न थे 1805 से 7 तक। फिर अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 तक। फिर मार्क्विक्स ऑफ हेस्टिंग्स, नाम इतना कठिन, मार्क्विक्स ऑफ हेजिंग्स 1813 से 23 तक। 1813 से 23। फिर जॉन एडम आए ऐसे स्थानापन्न थे 1823 के लिए। लॉर्ड एमहर्स्ट आया 1823 से 28 तक। विलियम बटवर्थ बेली 1828 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 33 तक। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 33। भारत के गवर्नर जनरल आए 1833 के चार्टर के द्वारा। इसको बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 35। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। अर्ल ऑफ ऑकलैंड 1836 से 42। अर्ल एलन बरो
1842 से 44, 1842 से 44। विलियम विलफोर्सबर्ग, ऐसे ही थे स्थायी तौर पर 1844 में। सर हेनरी लॉर्ड हार्डिंग, सर हेनरी हार्डिंग 1844 से 48 तक। लॉर्ड हार्डिंग। अर्ल ऑफ डलहौजी यानी डलहौजी 1848 से 56 तक। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक। और गवर्नर जनरल तथा वायसराय 1858 के घोषणा पत्र द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 तक। सर रॉबर्ट नेपियर स्थायी तौर पर 1863 में। सर विलियम टी टेनीसन वे स्थानापन्न थे 1863, स्थान की पूर्ति के लिए थोड़ी देर के लिए बन गए। फिर सर जॉन लॉरेंस 1864 से 68। लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो अर्ल ऑफ मेयो का लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक। सर जॉन स्ट्रेची ऐसे थोड़ी देर के लिए 1872 में। लॉर्ड नेपियर मर्चिस्टाउन 1872 में ऐसे स्थायी तौर पर। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 में आए। बैरन लिटन, लॉर्ड लिटन प्रथम 1876 से 80 में। लॉर्ड रिपन बॉक्सिंग लॉर्ड रिपन 1880 से 84 में। लॉर्ड डफरिन 1880 से 84 में। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98 तक। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1904 तक। लॉर्ड एम्पटील ऐसे ही रहे थोड़ी देर के लिए 1904 में आए। लॉर्ड कर्जन फिर 1904 से 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 में। बैरन हार्डिंग ऑफ पेनहर्स्ट 1910 से 16 में। लॉर्ड पेनहर्स्ट 1910 से 16। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 25। लॉर्ड लिटन द्वितीय 1925 में। लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन 1926 से 31, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 34। लॉर्ड सर जॉर्ज स्टेनले ऐसे ही थोड़ी समय के लिए 1934 में। लॉर्ड लिलिंथगो 1934 से 36। फिर गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि 1935 के अधिनियम के अधीन। लॉर्ड लिलिंथगो 1936 से 37। बैरन ब्रेवन ऐसे थोड़ी देर के लिए 1938 में। फिर लॉर्ड लिलिंथगो 1938 से 43। फिर लॉर्ड विवेल 1943 से 47। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक। भारत के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण गवर्नर और उनके समय की घटनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। क्लाइव 1757-1760। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। 1765-67 ईस्वी तक पुनः बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा गवर्नर बना। इसी के समय इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में संपन्न हुई। 1765 ईस्वी में इसके समय में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया इस द्वैत शासन की व्यवस्था। श्वेत विद्रोह सोसाइटी कार ट्रेड की स्थापना इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। सोसाइटी कार ट्रेड की स्थापना इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली थी। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता है। इसके समय में 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया।
बनारस की संधि 1773 ईस्वी से प्रेरित होकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। यह हेस्टिंग के समय हुआ। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। इसके द्वारा पहली अनुदित पुस्तक भगवत गीता विल्किंस द्वारा दूसरी हितोपदेश थी। नंद कुमार पर अभियोग 1775 ईस्वी, जिसे न्यायिक मुकदमे की संज्ञा दी गई थी। हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, बाद में दोष मुक्त किया गया। कार्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी। कार्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दास व्यापार पर रोक लगा दी। कार्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 से प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। यह इंग्लैंड में होती थी। 1923 ईस्वी से भारत में होने लगी थी। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया। 1863 ईस्वी में प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया। 1793 ईस्वी का कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इससे कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कार्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी। इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। सर जॉन शोर ने ही जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। यह 35 वर्ष की आयु में गवर्नर जनरल बना। सहायक संधि व्यवस्था को लागू किया। संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाता है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नागरिक सेवा में ICS भर्ती के प्रशिक्षण हेतु किया गया। जॉर्ज बारलो 1805 ईस्वी। इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्वक नीति अपनाई। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। इसके समय रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। अंग्रेजों की ओर से सर चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। इसके समय हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली की संधि के समय समाप्त हो गया। पिंडारियों को दमन, तृतीय मराठा युद्ध के साथ मराठा संघ का अंत इत्यादि महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 यह भारत का पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी लड़ा गया। युद्ध का समापन 1826 ईस्वी के यानडबू संधि से हुआ। लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से 35। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत नियम 27 द्वारा हुआ। नियम 27 द्वारा हुआ। VII 27 द्वारा हुआ। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए कर्नल स्लीमन की नियुक्ति 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। नियुक्ति से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 की स्थापना बेंटिंग ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया गया। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से प्रसिद्ध। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी। 1843 ईस्वी में सिंध का विलय। 1843 ईस्वी अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, नरबली का दमन। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। यह 36 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल बनाए, जिसके समय निम्न कार्य हुए। पंजाब का विलय 1852 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। लोअर वर्मा तथा पिगू का विलय कर लिया गया। डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम के दूरवर्ती प्रदेश को भारत में मिला लिया। व्यक्तिगत सिद्धांत या राज हड़प की नीति का प्रतिपादन किया। 1852 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू किया। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1858 ईस्वी की विक्टोरिया घोषणा द्वारा कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय हुई थी। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी। वहाबियों के आंदोलन को दबाने में सफलता मिली। इनकी मृत्यु 1863 ईस्वी में पंजाब में हुई। सर जॉन लॉरेंस 1864-68 ईस्वी। अफगानिस्तान में लॉरेंस ने हस्तक्षेप नीति का अनुपालन किया। 1865 ईस्वी में भारत व यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन हुआ। भूटान को युद्ध में पराजित किया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी। 1871 ईस्वी में जनगणना कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना हुई। 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ। अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी। 1876 से 78 ईस्वी तक अकाल पड़ा। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को आयोजित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। सिविल सेवा की परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1878-80 ईस्वी के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी। 1852 ईस्वी में रिपन ने पुस्तक युग का कर्तव्य लिखी थी। लॉर्ड रिपन ने युग का कर्तव्य लिखी थी। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुई थी। रिपन का काल स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल भी माना जाता है। 1881 से प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय पारित हुआ। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में रिपन के समय हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। 1883 की अकाल संहिता रिपन के समय में बनी। इसने नगरों में नगरपालिका का गठन किया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी। 1885 ईस्वी बंगाल में टेनेक्सी एक्ट पारित हुआ। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में हुई थी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लेंसडाउन 1888-94 ईस्वी। 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1892 ईस्वी में इंडिया काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन का सिद्धांत प्रारंभ हुआ। इन्हीं के समय 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा निश्चित की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी। एल्गिन ने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही स्वाधीन रखेंगे। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899-1900 ईस्वी के बीच अकाल पड़ा। इसके लिए कर्जन
ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठित किया। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में VV आयोग गठित किया गया। 1904 ईस्वी में एक सलाहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया। 1899 ईस्वी भारतीय टंकर तथा मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड भारत में विधिग्राह बन गया। 1900 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारत के सेनाध्यक्ष होकर आया। किचनर विवाद के कारण ही इसने त्यागपत्र दे दिया। 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा गया। 1905 ईस्वी में बंगाल का प्रथम विभाजन किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 ईस्वी। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित किया गया। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की सजा दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी। 1912 ईस्वी में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1914 से 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1916 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिलक व बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी। 1916 ईस्वी में DK कर्व द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। 1923 ईस्वी में प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था की गई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 ईस्वी लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन। 1929 ईस्वी में कृषि में रॉयल कमीशन की नियुक्ति। 1929 ईस्वी लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा नवसारी जिला में प्रारंभ किया हुआ। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए तैयार हुई। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया। दिसंबर 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून की स्थापना हुई। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 1932 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड लिलिंथगो 1936 से 44 ईस्वी। 1935 के अधिनियम के तहत आम चुनाव 1936-37 के मध्य हुआ। चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 2 अन्य प्रांतों में सर्वसमर्थन से सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस मंत्रिमंडल में अक्टूबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया।
22 दिसंबर 1939 ईस्वी को लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ। 17 दिसंबर से स्थगित। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। लीग ने 1944 में कराची अधिवेशन पृथक राज्य की मांग की। लॉर्ड वेवेल 1944-47 शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को वेवेल ने बुलाया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा तथा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली द्वारा 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में 3 जून 1948 ईस्वी को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई। 2 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग गठित किया गया। एक बंगाल विभाजन है, दूसरा पंजाब विभाजन है। दोनों के अध्यक्ष साइरिल रेडक्लिफ थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। सिराज गोपालाचारी 1948 से 50 ईस्वी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अंगीकरण किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसी के साथ हिस्ट्री का एंड होता है। हिस्ट्री द एंड। नेक्स्ट भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी चलेगी।